नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5 हिंदी में पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। देखिए, ये जो हमारा पूरा का पूरा पाठ है ये असल में कुंवर सिंह और इस पाठ के लेखक जो हैं उनके बीच की जो बातचीत है वो सब हमारे इस पाठ के अंदर दे रखी है। ठीक है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। इसमें ये कह रहे हैं कि एक शहर है जिसका नाम है शिमला। उस शिमला के अंदर एक रोड है जिसका नाम है माल रोड। उस पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। और उसी पोस्ट ऑफिस मतलब जो पोस्ट ऑफिस माल रोड पर है उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक को छांटने का मतलब कौन सी डाक कौन सा पत्र कहां पे जाएगा उसका काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं और समय हो रहा है सुबह के 11:30। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है और खिड़की से गर्म धूप अंदर आ रही है। देखिए, ये जो कहानी बताई जा रही है ये शिमला की है। शिमला में बहुत ठंड होती है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खिड़की खुली हुई है उससे गुनगुनी धूप मतलब गर्म धूप छनकर कमरे में अंदर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। और इस धूप का मजा लेते हुए मतलब धूप का आनंद लेते हुए 2 पैकर, देखिए पैकर हम लोग उन लोगों को कहते हैं जो कि डाक को छांटता है और डाक को उठाने का और देने का सारा काम पैकर का ही होता है। और 3 महिला डाकिया, डाकिया एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें इंसान जाके डाक देता है। वो क्या कर रहे थे, वो जो भी डाक आया हुआ है उसको छांट रहे थे। छांट रहे थे मतलब वो ये तय कर रहे थे कि कौन सा डाक किस एरिया में जाएगा, कौन सा डाक किधर का है। ये सारा काम इस सारे काम को हम कहते हैं डाक छाटना। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कुंवर सिंह जी से बात की। अब ये कह रही हैं जो पाठ की लेखक हैं वो ये कह रही हैं कि उन्होंने उसी जगह पर मतलब उसी डाक खाने के अंदर सरकार से पुरस्कार यानी कि इनाम पाने वाले डाकिये जिनका नाम है कुंवर सिंह उनसे बात करी। यही बातचीत आगे दी गई है। मतलब यह है कि आगे पाठ में जो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है वही दी गई है। आपका शुभ नाम। तो देखो, सबसे पहले जो इस पाठ के पत्रकार हैं वो पूछ रहे हैं मतलब जो इस पाठ के लेखक हैं वो पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो जवाब में जो कुंवर सिंह है वो कह रहे हैं कि मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेवार गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 35 साल है। मतलब कुंवर सिंह ये कह रहे हैं कि मेरा नाम कुंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का नेवार गांव नाम के एक जगह का रहने वाला हूं। और मेरी जो उम्र है वो 45 यानी कि 45 ईयर्स की है। कितनी है? 45 ईयर्स की है। अब ये सुनकर जो लेखक हैं वो फिर से सवाल पूछ रहे हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये सवाल सुन के जो कुंवर सिंह है वो जवाब दे रहे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। मतलब कुंवर सिंह जवाब में कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। उनमें से 3 मेरी लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। इनमें से जो 2 लड़कियां हैं उनकी शादी हो गई है। मेरा एक और बेटा भी था। और साथ ही में कुंवर सिंह ये भी कह रहे हैं कि इन 4 बच्चों के अलावा मेरा एक और बेटा हुआ करता था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। अब कुंवर सिंह ये कह रहे हैं कि मेरा वो जो लड़का था वो एक पहाड़ी से लकड़ियां ला रहा था लेकिन उस पहाड़ी से गिरने के कारण मेरे बेटे की मृत्यु हो गई।
आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? अब जो लेखक है इस पाठ के, वो ये कह रही हैं कि आपके बेटे के साथ में जो भी घटना घटी है, वो सुनकर हमें बहुत बुरा लगा, मतलब मुझे बहुत ही दुख है उस बात का। अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो घटना आपके बेटे के साथ में हुई है, क्या वैसी घटना अक्सर आपके इलाके में होती रहती है? तो इसको सुन के कुंवर सिंह जवाब दे रहे हैं, जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि कुंवर सिंह कह रहे हैं, जी हाँ, ऐसी जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा असाधारण नहीं है, मतलब होती रहती हैं कुछ-कुछ अंतराल पर। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढांके से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। अब आगे कुंवर सिंह कह रहे हैं कि यहाँ हर साल तिरछी ढलांगों से घास काटते हुए अक्सर कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते से चलना पड़ता है। उसके बाद कह रहे हैं कुंवर साहब कि लोग मरते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को ऐसे ही रास्तों से आना जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता होता ही नहीं, क्योंकि गांव में कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। और साथ में कुंवर सिंह ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो गांव है वहां पर बस नहीं जा पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। और कुंवर सिंह फिर कह रहे हैं कि हिमाचल में ऐसे हजारों गांव अब भी हैं जहां पर आप पैदल ही चल के जा सकते हो, कोई और बस या गाड़ी से जाने का रास्ता नहीं है। अब इसके बाद में जो लेखिका है वो सवाल पूछ रही हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मतलब ये है कि ऊपर इन्होंने ये सुना ना, कुंवर साहब ने जवाब दिया कि वहां के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। तो इसको सुन के जो लेखिका हैं वो सवाल पूछ रही हैं कि ये बताइए कि जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो इसका जवाब देते हुए कुंवर सिंह जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि गांव में एक स्कूल है, वहीं पर मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है और जो स्कूल है वो इनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। अब ये बता रहे हैं कि मेरे बच्चों में एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, और दूसरी बच्ची ने 12वीं तक की पढ़ाई करी है। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और जो तीसरी लड़की है वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है और जो इनका बेटा है वो भी 10वीं में पढ़ रहा है। आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? इसमें मतलब ये है कि अब आगे जो लेखक है वो ये सवाल पूछ रहा है कि आप जहां पर काम करते हो आपके अलावा वहां पे और कौन कौन है, और क्या आपको वहां पे सब लोग डाकिया कह के बुलाते हैं? तो अब कुंवर सिंह जवाब दे रहे हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूं, पर हूं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो इसको सुन के जो कुंवर सिंह जी हैं वो जवाब दे रहे हैं कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, मतलब मैं गांव में जाके डाक दिया करता था। अब मैं पैकर बन चुका हूं, लेकिन मैं अब भी वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूं। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? अब आगे जो लेखक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो डाक सेवक होता है उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो अब फिर से कुंवर सिंह जी जवाब कह रहे हैं, मुझे मुझे बहुत कुछ करना होता है। मतलब कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है, जैसे कि चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं चिट्ठी, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोग की पेंशन और भी कई सारी चीजों को देने के लिए गांव गांव मैं जाता हूं। अब आगे जो लेखिका हैं वो सवाल पूछ रही हैं कि क्या यह सब अब भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। मतलब ये है कि जो लेखिका है वो अब कुंवर सिंह जी से सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं कि क्या अब भी ये सब करना पड़ता है आपको, मतलब पैदल चल के कई कई गांवों तक जाना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं। तो इसको सुन के कुंवर सिंह जी जवाब देते हैं,
शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसका जवाब देते हुए कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि हाँ, शहरों में आजकल संदेश पहुंचाने के बहुत सारे साधन आ गए हैं, जैसे कि अब फोन, मोबाइल, ईमेल और काफी सारी चीजें आ गई हैं जिससे आप लोग संदेश पहुंचा सकते हो। लेकिन गांवों में आज भी संदेश पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो आज भी डाक है, यानी कि चिट्ठी ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। और साथ ही में ये जो कुंवर सिंह जी हैं ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि गांवों में आज भी डाकियों का बहुत ही आदर और सत्कार किया जाता है। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं और लोग अपनी चिट्ठी और बाकी चीजों को पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते रहते हैं। तो ये सुन के जो लेखिका हैं वो फिर से सवाल पूछ रही हैं, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? मतलब अब लेखिका सवाल पूछ रही हैं कुंवर सिंह जी से कि मैंने तो ये सुना है कि जो हमारे देश की डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, भला ये कैसे? तो इसका जवाब कुंवर सिंह जी देते हुए कह रहे हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। मतलब कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि आपने जो भी सुना है एकदम सही सुना है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया के सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। कुंवर सिंह जी जवाब दे रहे हैं कि हमारे देश की जो डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मात्र 5 रुपए में आप देश के किसी भी कोने में चिट्ठी को भेज सकते हो। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है और जो पोस्ट कार्ड होता है वो तो मात्र 50 पैसे का आता है, यानी 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। मतलब यह है कि आप 50 पैसे में अपना संदेश देश के किसी भी कोने में भेज सकते हो। अब इसके बाद लेखिका फिर से सवाल पूछ रही हैं, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। मतलब अब ये कुंवर सिंह जी से सवाल पूछ रही हैं कि आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। तो अब कुंवर सिंह जी जवाब देते हुए कह रहे हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब अब कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे जो मेरी ये डाक की नौकरी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेके उनके घर पहुंचता हूं तो उनके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। अब जो कुंवर सिंह जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मैं बहुत दूर किसी सिपाही की जो मनी ऑर्डर है, मतलब कोई सिपाही जो कि कहीं बहुत दूर काम कर रहा है, मैं जब उसका मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं तो उसके घर पहुंचने पे जो उसके बूढ़े माँ बाप के चेहरे पे आई खुशी है वो देखकर इनको बहुत ही आनंद आता है। ऐसे ही जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें किसी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। और साथ ही में कुंवर सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही जब मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र लेके जाता हूं जिसमें कभी तो किसी का रिजल्ट होता है और कभी तो किसी का नियुक्ति का पत्र होता है, तो वो लोग भी मतलब अपने इस रजिस्ट्री पत्र को देख के बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। और इसमें ये कह रहे हैं कि जो बूढ़े दादा दादी हैं वो मेरा खूब इंतजार करते रहते हैं पेंशन के लिए, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो 6 महीने में उनको एक साथ इकट्ठी दी जाती है और वो पेंशन देने के लिए मैं ही जाता हूँ। अब इसके बाद में जो लेखिका हैं वो कुंवर साहब जी से अगला सवाल पूछ रही हैं कि आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हो? मतलब ये है कि अब ये कुंवर साहब जी से पूछ रही हैं कि क्या आपने शुरू से इसी डाकघर में काम किया है? तो जो कुंवर साहब जी हैं वो इनका जवाब देते हुए कह रहे हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के
किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। मतलब ये कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने लाहौल जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक काम किया है, मतलब 3 साल तक नौकरी करी है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है और ये जो गांव है ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में, और इसके बाद मैंने फिर 5 सालों तक इसी जिले यानी कि लाहौल जिले के ही काजा गांव में मैंने काम किया है। और फिर 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है और इसके बाद मैंने 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे और ये भी कह रहे हैं कि उस समय इन गांवों में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी और जो बसें हैं वो भी मेन ऑफिस तक ही जाया करती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। और इसके बाद कुंवर साहब जी कह रहे हैं कि अभी ऐसे कई गांव हैं हमारे देश में जहां ना तो बस जाती है और जहां ना ही टेलीफोन है। ऐसी जगहों में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है और कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर जो गांव के डाक सेवक हैं उनका बहुत मान मतलब बहुत सम्मान किया जाता है। अब इसके बाद में अगला सवाल फिर से पूछ रही हैं लेखिका जी। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हो, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा नहीं। मतलब अब ये जो लेखिका है वो सवाल पूछ रही है कुंवर सिंह जी से कि आप रहते हैं पहाड़ी इलाके में, सीधी सी बात है जो डाक पहुंचाना है वो कोई आसान काम तो होता नहीं होगा। तो ये सुन के जो कुंवर साहब हैं वो जवाब दे रहे हैं, हाँ मतलब उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मुश्किल तो आती है, मतलब डाक पहुंचाने में परेशानी तो आती है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय में काम किया करता था तो मेरी जो नौकरी है वो सवेरे 6 बजे शुरू हो जाती थी, मतलब मेरा काम सवेरे 6 बजे से शुरू हो जाता था। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। और इसमें ये कह रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे शिमला जाने वाली जो बस होती थी उसमें मैं डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे जो शिमला से बस आती है उस बस से मैं डाक का बोरा उतारता था। डाक का बोरा यानी कि ऐसा बोरा जिसके अंदर खूब सारी डाक रखी होती है, ठीक है। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं और अब ये कुंवर साहब जी कह रहे हैं कि पैकर को ये सारे काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। अब यहाँ पे कुंवर साहब जी ये कह रहे हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति ये जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे और ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती। अब देखिए यहाँ तक है, इसके आगे अगली स्लाइड में आपको मिलेगा, फिलहाल मैं यहाँ तक आपको समझा देता हूँ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ऊंचे और ठंडे जिले हैं और यहाँ पर अप्रैल महीने तक भी बर्फ गिरती रहती है और बर्फ में चलने से पैर कई बार जम जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बर्फ में जब हम लोग चलते हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो पैर हैं वो ठंड से बचे रहें, नहीं तो हमारा जो पैर है उसमें स्नो बाइट हो जाएगी जिससे कि पैर हमारे नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है जिसकी वजह से जो उंगलियां हैं काम करना पड़ता है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ इसके आगे है उंगलियां झड़ सकती हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि गैंग्रीन हो जाता है जिसकी वजह से जो उंगलियां हैं वो जड़ सकती हैं। इन जिले में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। अब इसमें ये जो कुंवर साहब हैं ये कह रहे हैं कि इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर डाक पहुंचाने के लिए तकरीबन 26 किलोमीटर तक रोज चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। और ये इसमें कह रहे हैं कि हिमाचल में तकरीबन एक गांव से दूसरे गांव तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर तक की हो जाती है।
हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। जो हिमाचल के गांव हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 या 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, और इसीलिए एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 10, इससे ज़्यादा गांव नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं। इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है, और यही कारण है कि इनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। और अब कुंवर साहब जी ये कह रहे हैं कि चलना तो जैसे मान लो कि अब हमारी आदत हो चुकी है, क्योंकि ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में चलना ही चलना लिखा होता है। अब इसके बाद में जो लेखिका है वो फिर से सवाल पूछ रही हैं, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हो, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? मतलब अब ये जो लेखिका हैं ये पूछ रही हैं कि पहले आपने बताया कि आप डाक सेवक थे, मतलब चिट्ठी पहुंचाने वाले, अब आप कह रहे हैं कि आप पैकर हो, क्या पैकर के आगे भी कोई प्रमोशन होता है? तो ये सुन के जो कुंवर साहब जी है वो जवाब दे रहे हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप पैकर हो तो पैकर के बाद आप डाकिया बन सकते हो। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, बस इसके लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है, और कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि अभी हम जितना काम करते हैं हमें उस हिसाब से काफ़ी कम पैसे, मतलब काफ़ी कम वेतन मिलता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। और अब कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि सारे दिन कुर्सी पर बैठकर जो बाबू काम करता है उसको हमसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है, और फिर कह रहे कि जो पैकर की जो सैलरी है वो तकरीबन बाबू की जितनी ही हो जाती है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। अब कुंवर साहब जी ये कह रहे हैं कि जो पुराने अब मतलब इस समय डाकियों की जो नौकरी है वो मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है, और हम में से जो डाकिये रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से जो पुराने बचे हुए डाकिये हैं उन पर काम का बोझ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने ऐसे आने वाला समय कैसे होगा। अब ये सोच के परेशान हो रहे हैं कुंवर साहब जी। अब इसके बाद में जो लेखिका है वो फिर से सवाल पूछ रही हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? अब जो लेखिका है वो पूछ रही हैं कि क्या आपके काम के दौरान कोई बहुत खास बात हुई है? तो इसको सुनकर जो कुंवर साहब जी हैं वो जवाब दे रहे हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मतलब कुंवर साहब जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक घटना जो कि बहुत ही खास है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि ये कहानी तब की है, ये घटना तब की है जब मेरा तबादला यानी कि मेरा ट्रांसफर शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। और ये कह रहे हैं, मतलब ये कुंवर साहब जी कह रहे हैं, कुंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे जब मेरा वहां पे तबादला हुआ तो मुझे रात में वहां पे रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 26 जनवरी के रात लगभग 10:30, अब ये कह रहे कि ये जो घटना हुई थी ये 1998 की बात है। 26 जनवरी के लगभग 10:30 बजे का समय था। मतलब ये कह रहे कि 26 जनवरी के रात के 10:30 बज रहे थे। बाहर से किसी के पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, मतलब बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। तो मैंने पूछा, कुंवर साहब ने पूछा, और फिर जवाब आया बाहर से, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो तुरंत दरवाजा खोलते ही 5-6 लोग अंदर घुस आए और उन्होंने कुंवर सिंह जी को पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब इन्होंने पूछा कि मुझे आखिर आप लोग क्यों पीट रहे हो, तो उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो इनको पीटते रहे।
सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग पोस्ट ऑफिस में घुस आए थे वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, बस मुझे पीटते जा रहे थे और मैं चिल्ला रहा था। और उसके बाद उन्होंने किसी भारी चीज से मेरे सिर पे बार बार वार करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये जो कुंवर सिंह जी थे ये बेहोश हो गए। और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगले दिन जब इनको होश आया, मतलब जब इनकी नींद खुली, तो इन्होंने खुद को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पाया। इंदिरा गांधी मेडिकल के अस्पताल में दाखिल थे। मतलब जब इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और जब इनकी आंख खुली तो इनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। और ये कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई तब मेरा जो 17 साल का बेटा है वो मेरे साथ ही रहने लगा था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशा तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। और इनके बेटे ने ही ये बताया कि इनकी यानी कि कुंवर सिंह जी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर इनका बेटा और जो बाकी कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के पास रहते थे वो लोग दौड़ कर आए और उन्होंने जो दरवाजे का शीशा है उसको तोड़कर इनकी जान बचाई। मतलब ये अंदर आए और इन्होंने इनको अस्पताल में भर्ती किया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। कुंवर सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि मेरे सिर पर बहुत सारे टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। और कुंवर सिंह जी ये कह रहे हैं कि उन टाकों की और उन चोटों की वजह से आज भी मुझे मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। और ये कह रहे हैं कि सरकार ने मुझे अपनी जान पर खेलकर डाक बचाने के लिए मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। मतलब ये जो इनाम है ये सन 2004 में मुझे दिया गया। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशासित पत्र दिया जाता है। और ये कह रहे हैं कि इस इनाम में 500 रुपए की धनराशि दी जाती है और प्रशासित पत्र मतलब एक ऐसा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें कि लिखा होगा बेस्ट पोस्टमैन ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट पोस्टमैन, वो दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए उसको पाकर। जो ये और इनका परिवार है ये बहुत ही खुश हुआ। आज भी मैं गर्व से कहता हूं मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। और आज भी कुंवर सिंह जी ये कह रहे हैं कि आज भी मैं ये चीज बहुत ही गर्व के साथ में कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं। और इस पार्ट के लेखक है प्रतिमा शर्मा। तो हमारे इस पार्ट में बस इतना ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।